चलो, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रिंटिंग वेज की कि प्रिंट हम लोग करते कैसे। देखो, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एस एस एच टी एम एल इन सब में क्या होता है कि सी एस एस में फिक्स होता है कि एच वन लिख, एच टी एम एल में फिक्स होता है एच वन लिखा तो बड़ा ही टेक्स्ट आएगा, एच टू लिखा तो छोटा ही टेक्स्ट आएगा, एच थ्री और छोटा, मतलब हर चीज की एक लॉजिक फिक्स है। पर अगर हम जावा स्क्रिप्ट में आते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग लॉजिक्स बना सकते हैं। यहाँ पे फिक्स रहता है जो, वो बस रहता है सिंटेक्स कि इसको इस तरीके से लिखना है। बाकी आप इसके अंदर क्या क्या लॉजिक बना रहे हो, किसके अंदर क्या डाल रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वाइल लूप अगर जैसे लिख रहे हैं, इफ एल्स लिख रहे हैं, उसका लिखने का तरीका फिक्स है। पर वाइल लूप के अंदर इफ एल्स डाल दिया, इफ एल्स के अंदर वाइल लूप डाल दिया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कब क्या जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट टैग लगाने की। तो जैसे हमने पढ़ा था कि स्टाइल टैग जो हमारा लगता है वो हमेशा यहाँ पे लगता था। यहाँ पे हम लोग स्टाइल लिख देते थे और फिर इसके अंदर सीएसएस की कोडिंग करते थे। स्क्रिप्ट टैग हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग हमेशा बॉडी के एंड में लगाते हैं। और बॉडी के एंड में लगाने का रीजन क्या होता है कि वेबसाइट हमारी स्लो ना हो जाए। क्योंकि मान लेते हैं कोई भी वेबसाइट है हमारे पास, जैसे यही वेबसाइट है, तो अगर इसमें स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लगे होंगे ऊपर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इसी टैग को लोड करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है, एक एक करके चलेगी लाइन की कोड, तो इसलिए हमारा वेब पेज क्या होता है, स्लो हो जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले HTML और CSS लोड हो जाए, सबसे आखिरी में स्क्रिप्ट टैग रहेगा तो तब जाके वो लोड होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिंटिंग। सबसे पहले आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट मेथड्स, कि हम लोग प्रिंट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के जो तरीके होते हैं, वो एक तो होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और दूसरा होता है कंसोल से रिलेटेड। अब ये दो कौन से होते हैं, फाइल को रन कर लेते हैं। अब जो ये व्हाइट वाला एरिया दिखता है ना, ये होता है डॉक्यूमेंट। और जो हमारा डेवलपर मोड होता है, मतलब ये साइड वाला, इसमें होता है कंसोल। अब डॉक्यूमेंट पे अगर प्रिंट हो ही रहा है तो कंसोल में करने की क्या जरूरत है, तो कंसोल में करने की जरूरत है। रीजन ये होता है कि मान लेते हैं कल को अगर मैंने पूरी वेबसाइट बना दी, अब मुझे उसके ऊपर जावा स्क्रिप्ट लगाना है। मान लेते हैं पूरी वेबसाइट मैंने ऐसे रेडी कर दी, ये मेरी वेबसाइट है, इसको मैंने रेडी कर दिया। अब मैं इसके ऊपर जावा स्क्रिप्ट लगाने की कोशिश करूंगा, तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देता तो ये सारी चीजें हट जाएंगी, सिर्फ जो मैंने लिखा होगा वही दिखेगा बस। अगर एक एग्जांपल दिखाऊं मैं, तो मान लेते हैं हमने ऐसे कुछ वेबसाइट खोल दी, जैसे सबसे बेसिक वेबसाइट्स खोलते हैं। वेबसाइट में हम गूगल ही खोल देते हैं, google.com। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो अपन वापस से कंसोल खोलते हैं, और कंसोल पे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि ये पूरा ही डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही चीज़ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट के बाद इसमें लिख देता हूँ मैं हेलो। और जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो ये बस मुझे हेलो लिखा हुआ दिखा रहा है। मतलब पूरी की पूरी इंटायर वेबसाइट गायब हो गई, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिखा। इसलिए हम कहीं कहीं पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं और कहीं कहीं पे कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। ठीक है, और जब हमारी वेबसाइट बन चुकी होती है तो हम कभी भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो यूज ही नहीं करते। अगर हमें कोई भी आउटपुट, किसी भी चीज का आउटपुट देखना होता है, तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग कैसे कैसे होते हैं। देखो, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहला होता है कंसोल डॉट लॉग, जो कि सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट कराने का काम आता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो कंसोल, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे मेरे पास हेलो कंसोल आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए वार्निंग के अंदर। वार्निंग के अंदर मतलब कि मान लेते किसी ने पासवर्ड गलत डाल दिया, कुछ ऐसी चीजें कर दी, तो हम एक वार्निंग शो करना चाहेंगे ना उस टाइम पे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसोल
डॉट वार्न, और अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ हेलो वार्निंग, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक वार्निंग में मिलेगा वो, कि ये कंसोल एक वार्निंग को शो कर रहा है, जैसे दिखा है यहाँ पे कि एक वार्निंग बढ़ गई है अब। ये तो यूजर मैसेजेस, इसमें सारे ही आएंगे। अब मान लो कुछ कहीं पे मुझे एरर्स दिखाना है, जैसे अभी हम लोग फैच वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे एरर्स चाहिए होती है हमें, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट एरर, एरर के अंदर जो भी मैं चीजें लिखूंगा, समथिंग लिख देते हैं, तो वो एरर में शो करेगा ऐसा, जबकि एरर नहीं है, वो मैंने ही प्रिंट करा है, पर वो कंसोल डॉट एरर की वजह से वो एरर में दिखा रहा है। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर वार्निंग में हमने लिखा था तो वो चीज वार्निंग में आ रही है, और यूजर मैसेज में जो लिखा था वो यूजर मैसेज में आ रहा है। ठीक है, चलो अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट का। तो डॉक्यूमेंट का सिंपल है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अगर इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो सिंपल सी बात है, वो चीजें यहाँ पे दिखेंगी जो कि अभी हम देख के आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग अलग आ जाती हैं, राइट होते हैं, डो मैनिपुलेशन में चीजें बदल चुकी होती हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है जो कि तुम आगे पढ़ लोगे। अच्छा, अब बात करते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होते क्या क्या हैं और कैसे कैसे होते हैं। पहला वेरिएबल होता है वेर, जब जावास्क्रिप्ट बना था तो एक ही वेरिएबल था वेर। फिर आता था हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट। जो लेट और कॉन्स्ट है ये ES6 में इंट्रोड्यूस करे गए थे, और यहीं से जावास्क्रिप्ट का इवोल्यूशन हुआ था, ECMAScript 6 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग वेर का यूज क्यों नहीं करते, लेट और कॉन्स्ट को आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। रीजन ऐसा है कि वेर में बग्स हैं, जैसे सबसे बेसिक बग है, मान लो वेर मैंने लिखा ए, अच्छा इसको लिखने का तरीका सिंपल सा है, सिंटैक्स अगर बात करें, सिंटैक्स, तो हमारे पास आता है कोई भी वेरिएबल, जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो वेर लेस्ट कॉन्स्ट में से कोई सा भी, उसके बाद वेरिएबल का नाम जो भी रखना चाहें, वेरिएबल नेम, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, और उसके बाद जहां पे भी उसे प्रिंट कराना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वेर ए इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, और इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी मेरा वेरिएबल असाइनेबल है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हेलो आ गया। अच्छा, अब मैं वेर का यूज कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकता था हेलो, पर यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है बेसिकली, कि अगर मान लो मैंने बोला 10 बार मुझे लिखना है, तो मैं 10 बार इसको लिख दूंगा, पर सडन क्या हुआ, अब मुझसे बोल दिया गया कि हेलो वर्ल्ड चेंज करके हाय वर्ल्ड कर दो, तो मुझे 10 जगह जाके चेंजेस करना पड़ेगा, हाय 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 करके। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने इसको 10 बार लिख भी दिया ऐसे करके, तो अब ये 10 बार प्रिंट हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे एक जगह पे चेंजेस करूंगा, मान लेते मैंने यहाँ पे लिख दिया हे, तो ये 10 जगह चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल का एक ये फायदा होता है। दूसरा, वेर को हम लोग कम यूज क्यों करते हैं, इसका रीजन है, मान लो तुमने एक वेर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर अगर मैं कोड किसी को देता हूँ तो उसे थोड़ी पता है कि हमने किस किस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करे। तो अगर उस बंदे ने दोबारा लिख दिया ना वेर ए इक्वल्स टू हे वर्ल्ड करके, तो अब क्या होगा कि हेलो ना प्रिंट होके हे वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो वेर क्या होता है, सेम नेम से डिक्लेयर भी हो जाता है, वेर का एक स्टेटमेंट है सिंपल सा, डिक्लेयर विथ सेम नेम एंड ओवर राइट इट। वो सेम नेम से डिक्लेयर भी होता है और ओवर राइट भी होता है। डिक्लेयर मतलब कि जब कभी भी हम आगे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, इसका मतलब वो डिक्लेयर हो रहा है। और अगर हम सिर्फ जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, लेट नंबर बी एक्स, अगर एक बार एक्स को हमने बोल दिया ये नंबर एक्स है, फिर x इक्वल्स टू ही लिख रहे होते थे, तो वैसे वेरिएबल के केस में भी होता है कि अगर हमने एक बार बोल दिया a इक्वल्स टू दिस, तो अब मैं दोबारा ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ।
समझ आया? तो वैर का यही ड्रॉबैक है कि वो सेम नेम से दोबारा डिक्लेयर हो जाता है और ओवरराइड भी हो जाता है। ठीक है, तो डिक्लेयर होने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मान लो तुमने इसमें बहुत काम कर रखा हो, पर किसी बंदे ने ये डिक्लेयर करा तो तुम्हारा ये वाला काम चलना बंद हो जाएगा फिर। इसलिए हम लोग वेर का यूज ना करके लेट का करते हैं। अब लेट के फायदे क्या हैं? तो लेट का सबसे पहले मैंने सिंपल सा लिखा एक लाइन, लेट डू नॉट डिक्लेयर विथ सेम नेम बट ओवरराइड इट। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको डिक्लेयर करूं लेट ए इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, और मैं इसको करा दूं यहाँ पे प्रिंट ए करके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसने हेलो प्रिंट कर दिया। पर अगर कोई भी बंदा दोबारा इसको डिक्लेयर करता है सेम नाम से, तो वो एक एरर दे देगा यहाँ पे, ये रहा, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसी रीजन से लोग लेट को ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेरिजन वेर के, क्योंकि वेर क्या होगा कि कोई भी बंदा दोबारा ओवरराइट कर देगा उसको या दोबारा रीडिक्लेयर कर देगा, पर लेट में रीडिक्लेयर नहीं हो पाता। अगर हाँ ऐसे दोबारा डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे लेट भी लिख दो, पर सेम नियम से दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्लियर है? पर हाँ ओवरराइट हो सकता है ये, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे हेलो, मतलब हेलो तो लिखा ही था पहले से, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ लगा दूं तो आगे सिंपल है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट वेरिएबल होता है हमारे पास कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, इसके दो स्टेटमेंट है। पहला तो ये ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल स्कोप। इसको ग्लोबल स्कोप इसलिए बोला जाता है कि अगर एक बार पूरे वेबसाइट पे कहीं पे भी डिक्लेयर हो गया, या मतलब पूरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे कहीं पे भी डिक्लेयर हो गया, तो दोबारा इसको कोई अपनी जगह से टच से मस नहीं कर सकता। तो इसमें दो लाइन कौन कौन सी है? नाइदर बी डिक्लेयर विथ सेम नेम नॉर बी ओवर राइट इट। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इसको ग्लोबल स्कोप बोला जाता है। क्यों? अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉन्स्ट एबीसी इक्वल्स टू हेलो, कॉन्स्ट कर देते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एबीसी। तब इसने हेलो कॉन्स्ट प्रिंट करा। अब पहली लाइन थी कि सेम नेम से डिक्लेयर नहीं हो सकता, तो अगर मैं इसको कोशिश करता हूँ डिक्लेयर करने का, तो वो तो यहीं पे भी एरर दिखा रहा है और यहाँ पे भी एरर दिखाएगा। पर अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एबीसी लिखता हूँ, हेलो, नहीं नहीं, तो बोल दे 10 मिनट में आता हूँ। ठीक। अच्छा, तो सिंपल सा था ये कि यहाँ पे हम अब और ओवरराइड भी करने गए, तो यहाँ पे आ जाएगा असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल। ये कांस्टेंट वेरिएबल को हम ओवरराइड भी नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आ जाती है हमारे पास डेटा टाइप। अब डेटा टाइप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, कि कहीं कहीं पे हम लोग ऐसे कोट्स लगा देते हैं और कहीं कहीं पे हम डायरेक्टली लिखते हैं। और जो होता है कि हम लोग किस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस नाम से नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो इसके लिए हमें डेटा टाइप पढ़ना जरूरी होता है। जैसे अभी तक मैंने ऐसे कहीं पे नहीं लिखा ना, लेट ट्रू इक्वल्स टू दिस। क्यों? क्योंकि वो प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं कुछ इसके अंदर। अब वही डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें, तो डेटा टाइप्स में हमारे पास आ जाता है अ, सबसे पहले आता है स्ट्रिंग, जिसके अंदर क्या होता है, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नंबर,
जिसमें हम लोग सिंपल इंटीजर बोल देंगे, क्योंकि नंबर माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बुलियन, जो हमारी दो चीजें दिखाता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। फिर हमारे पास आता है डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट अलग है, जो कि एक एरे वाला ऑब्जेक्ट होता है, और वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कर्ली ब्रेसेस लगते हैं, वो ऑब्जेक्ट अलग होते हैं। ठीक है, फिर आता है, बेसिकली ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये नल। ठीक है, ये कोई डेटा टाइप नहीं है, इसका एक बार डाउट आएगा भी, क्यों इंटरव्यू में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और फिर आता है अनडिफाइंड। ठीक है, अब देख लेते एक एक करके डेटा टाइप। मान लेते लेट ए करा मैंने, सारे डेटा टाइप इसी के अंदर लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें मैंने लिख दिया हेलो, और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया। सिंपल, मेरा ए प्रिंट हो गया। पर अगर मुझे इस ए का टाइप जानना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ, टाइप ऑफ ए। तो इसने बता दिया इसके आगे स्ट्रिंग है। अच्छा, एक बात दिमाग में डाल लेना कि हम लोग कौन सी चीजें लिख सकते हैं, कौन सी नहीं। मतलब कि वेरिएबल, नंबर, और बुलियन, इन तीनों को छोड़ के हम कोई भी चीज बिना डबल कोट या सिंगल कोट के नहीं लिख सकते। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे एक HTML का टैग भी लगाना है, जैसे कि मेरे को हेलो और स्ट्रिंग दोनों चिपक के मिल रहे हैं, मुझे चाहिए हेलो ऊपर और स्ट्रिंग नीचे, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी आर लगाना है, तो मैंने ऐसे प्लस लगा के तब बी आर लगाऊंगा, क्योंकि ना ही बी आर एक वेरिएबल है, ना ही एक नंबर है, और ना ही कोई बुलियन है। ये एक टैग है, इसलिए हमने डबल कोट्स यूज करा। इन तीनों के अलावा हम किसी में भी डबल कोट्स, मतलब इन तीनों के अलावा सब में डबल कोट्स लगते हैं। वेरिएबल में हमने कहीं डबल कोट्स नहीं लगाए, नंबर के टाइम पे हम नहीं लगाते, और बुलियन के टाइम पे भी नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कि एक स्ट्रिंग है। अच्छा, अगर मैं डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स लगाऊं, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लगा दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो भी ये स्ट्रिंग है। तो पर यहाँ पे क्या बोला जाता है, अगर तुम ऑफिसों में जाते हो तो इसको ऑफिस वाले इसको कैरेक्टर बोलते हैं, और इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम डबल कोट्स के अंदर दोबारा डबल कोट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट ही चलते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब ऑफिसों में या जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो इसको कैरेक्टर इसलिए बोलते हैं, ताकि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि हेलो को स्ट्रिंग बना दो, तो तुम तो चॉइस होगी, या तो डबल कोट्स लगाना है तो सिंगल कोट्स। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल कोट्स लगे होते हैं उसको बोल देते हैं कैरेक्टर, और जिसमें डबल कोट्स लगे होते हैं उसको बोल देते हैं स्ट्रिंग। पर इससे ये नहीं होता कि डेटा टाइप दोनों का अलग अलग हो जाए, नहीं, दोनों का डेटा टाइप सेम ही रहता है, स्ट्रिंग ही रहता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ नंबर की, तो मैंने यहाँ पे बोला ना, नंबर को बिना हम लोग डबल कोट्स के यूज करेंगे, तो मैंने अगर लिख दिया 23, तभी ये नंबर होगा। अगर मैंने इस पे डबल कोट्स लगा दिए, तो ये बन जाएगा मेरा वापस से स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे ही मेरा ट्रू फॉल्स है, ट्रू लिखूंगा तो ये बुलियन कहलाएगा, पर डबल कोट्स लगा दिया तो ये सिंपल स्ट्रिंग बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं ट्रू को दो बार प्लस कर दूंगा तो क्या होगा, दो बन जाएगा, क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 होती है, और जो हमारे पास फॉल्स होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एरे की बात करें, तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट लग गए तभी वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, भले तुमने उसमें वैल्यू डाला है या नहीं डाला। क्लियर है ये बात। अच्छा, ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ पे होता है, जब मल्टीपल वैल्यूज हमें स्टोर करानी होती है सिंगल वेरिएबल में। मल्टीपल वैल्यू इन द सेंस कि मुझे राहुल, मोहित, सुमित सबको एक ही जगह पे दिखाना है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर लिख दूंगा, ताकि वो एक ही जगह पे रहे, मतलब सबके सब ए वाले वेरिएबल के अंदर ही रहे। क्लियर है। अच्छा, लास्ट में आता है नल।
अब नल कोई डेटा टाइप नहीं है, नल अगर ऐसे लिख दिया जाए तो इस टाइम पे ना इसका भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, और यही इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट क्यों होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जावा स्क्रिप्ट का एक बग है। मतलब हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई कमी होती है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कमियां होती हैं। तो ये एक जावा स्क्रिप्ट का बग है जिसमें नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। देखो, ये चीजें हम लोग याद कर सकते हैं, स्ट्रिंग डबल कोट्स लग गए या सिंगल कोट लग गए, मतलब कोट ही लग गए तो स्ट्रिंग बन गया, नंबर है तो मतलब 1 2 3 लिखा है तो नंबर हो गया, ट्रू फॉल्स लिखा है तो बुलियन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो ऑब्जेक्ट। पर नल के टाइम पे लोगों को याद नहीं रहता, नल के टाइम पे लोगों को लगता है या तो नल का नल ही होगा या तो अनडिफाइंड होगा, तो वहां पे ये भूल जाते हैं। तो इसलिए ये चीज याद रखना, ये सब तो तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा टाइम टू टाइम, पर ये चीजें भूल जाओगे। तो ये इंटरव्यूअर का भी फेवरेट क्वेश्चन होता है कि नल का डेटा टाइप क्या होता है। तो नल का डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट, और क्यों होता है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में बग है। ठीक है। अच्छा, अब नल अगर ऐसे डिक्लेयर हो रहा है तो ये क्या हुआ, ये हो गया अनडिफाइंड। मतलब कि हमने डिक्लेयर किया है पर कहीं डिफाइन नहीं किया, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं असाइन करी, इसलिए इसको कहा जाता है अनडिफाइंड। तो इन दोनों का तो एक तरीके से कोई यूज ही नहीं दिख रहा, ये तो यूजलेस है। क्योंकि नल में क्या हुआ, वेरिएबल, मतलब नल एक तरीके से बन गया कि घर बन गया, पर उसको खाली छोड़ दिया हमने, और अनडिफाइंड में तो घर ही नहीं बना। ठीक है। तो इन दोनों का यूज ऐसा होता है कि अगर एक टीम काम कर रही होती है सॉफ्टवेयर पे, तो तुम नहीं चाहोगे कि तुमने जो वेरिएबल आज के टाइम पे तुमने काम किया है वो कोई और असाइन कर दे, या रात में कोई बंदा काम करे तो उस वेरिएबल से असाइन कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे उसको डिफाइन करके छोड़ देते हैं। अब देखो, इसका फायदा ये होगा कि कोई दूसरा बंदा अगर लेट ए करेगा तो एक एरर आ जाएगा, ए ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। तो इसलिए हम डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं कि भाई कल आके वापस से इसमें वैल्यू वगैरह असाइन कर देंगे हम लोग। समझ आया? क्लियर है? अच्छा, अब नल का यूज कहाँ पे होता है? तो जाहिर सी बात है, जब कभी भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसको खाली छोड़ना होता है। खाली छोड़ तो ऐसे सकते ही नहीं हम, ऐसे तो मैं खाली नहीं छोड़ सकता ना, और ऐसे छोड़ूंगा तो अनडिफाइंड बन जाएगा वो। तो इसलिए मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करके खाली छोड़ना है, तो मैं उसमें नल डाल देता हूँ, इसमें कुछ नहीं रहेगा। क्लियर है ये बात? कोई समस्या यहाँ तक? बढ़िया। ठीक है।